हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभी रूथ हेरविज पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। उसमें वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें के का रेंज निकालना था, यानी के का वैल्यू निकालना था, जिससे ये पता चल सके कि सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है उस सिस्टम को स्टेबल बनाना था, यानी के का किस मान के लिए सिस्टम स्टेबल होगा वो निकालना था। उसी का एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रॉब्लम है, जैसे मानते हैं किसी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है क्यूएस, तो क्यूएस इक्वल टू दिया हुआ है 4SQ प्लस 13S स्क्वायर प्लस 36S प्लस K इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है कोई भी सिस्टम का। अब इसमें कहता है कि K का क्या मान रखें, K का कौन सा वैल्यू रखें जिससे सिस्टम स्टेबल हो। तो सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए चेक करना है। ऐसे तो केस से तो पता चल रहा है कि कोई भी ये अगर जो नेसेसरी कंडीशन है जो सफिशिएंट नहीं है उससे चेक करें तो सारा टर्म प्रेजेंट है, तो सिस्टम स्टेबल को शो कर रहा है। फिर इसमें कोई भी कोफिशिएंट निगेटिव नहीं है, तो ये भी शो कर रहा है कि मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये दोनों को चेक करने के बाद फिर भी हम रूथ एरे बनाएंगे और रूथ एरे के हेल्प से करेंगे। तो रूथ एरे अगर जो हम बनाएं तो एस टू द पावर, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, एस टू द पावर 4 है पहले, क्यूएस इक्वल टू एस टू द पावर 4 प्लस 4SQ है। तो हम बनाएंगे रूथ एरे, तो एस टू द पावर 4 SQ एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0। अब सब का टर्म्स लिखेंगे इसमें। तो टर्म्स लिखने के लिए हमको क्या करना है, सारे का टर्म्स एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखें। फिर इसको SQ को छोड़ना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है 13 लिखें। फिर एस के पावर 1 को छोड़ेंगे और अगला का कोफिशिएंट K है एस टू द पावर 0 का, तो K लिखें। फिर ये वाला टर्म लिखेंगे यहाँ 4, फिर एक टर्म छोड़ करके 36 और अगला टर्म नहीं है तो 0। ये अल्टरनेट टर्म हमने लिख दिए जैसे रूथ एरे बनाते थे उसके अनुसार। अब अगला टर्म यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ पे 4 एस स्क्वायर में, अच्छा देखिए ये हो जाएगा 13 गुने 4, तो 13 गुने 4 जो होता है 13 चौके 52 और 52 में से 36 जाएगा, तो 52 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 52 माइनस 36 अपॉन 4 करना है। तो 6 और 5 में से 4 में से 3 जाएगा 1, 16/4 यानी कट करके 4 आएगा, यानी इस जगह पर 4 आएगा। कैसे 4 गुने 13 किए, 13 चौके 52 माइनस 36/4 तो ये आया 4। अब नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वहाँ पे कितना लिखाएगा, तो देखिए 4 में गुना करेंगे 4K से, तो 4K माइनस 0 और बटा 4 करेंगे, यानी कि 4K माइनस 0 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 0, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा K यहाँ पे होगा।
फिर इसके बाद अगला टर्म जो होगा वो कितना होगा। तो नेक्स्ट टर्म के लिए अगला 4 में अगला टर्म रहता तो उससे गुना करते, तो है ही नहीं, तो नहीं है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे होगा कितना, 4 गुना 36, तो 36 चौका होता है 144, 144 माइनस 4k बट्टा 4। और नेक्स्ट टर्म 4 गुने 0 माइनस 4 गुने 0, 0 बट्टा 0, तो यहाँ पे 0 होगा, अगला टर्म भी 0 होगा। नेक्स्ट टर्म अगला इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस ये और बट्टा में ये, तो पूरा कट के सिर्फ यही बचेगा, यानी अगला टर्म k बचेगा। जो मेथड है उसके अनुसार कीजिए, और नहीं तो शॉर्टकट बताए थे कि जो नीचे अगर जो अगला टर्म 0 हो तो जो ऊपर वाला रहता है वही वाला यहाँ आ जाता है। तो k है ऊपर में तो k आ गया। ये बन गया रूट एरे। अब इससे क्या होगा, रूट एरे से हमको देखना है कि इसमें k किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो k हमको 2 में आ रहा है, s⁻1 में और s⁻0 में। तो k का कौन सा मान रखें जिससे ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो हमको रेंज निकालना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं इसके लिए फ्रॉम किससे, s⁻1। तो s⁻1 में है कितना, 144 माइनस 4k/4, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव नंबर हमको लाना है। तो ये 4 से गुना हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, यानी 144 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब फिर इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी उधर ले जाएंगे, तो होगा 144 ग्रेटर देन 4k। अब 4 से कटेगा तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 4k को थोड़ा इधर लिखें, तो 4k यानी 144 बड़ा है, तो 4k लेस देन 144, यानी बड़ा मुंह था इधर खुला हुआ ओपन था 144 तरफ, तो 144 तरफ ही रखें। अब 4k इधर होगा तो कितना बचेगा, k लेस देन 144/4। अब ये कटेगा तो कितना आएगा, 144/4, तो 36 आ जाएगा। 36 चौका 144 होता है, यानी k लेस देन 36, ये वैल्यू एक आया। फिर इसके बाद एक ए भी है दूसरा। अगला चले हम फ्रॉम s⁻0 से, तो k है सिर्फ, तो k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब रेंज ऑफ k निकालना है, तो उसके लिए हम नंबर लाइन दिखाएंगे। ये दोनों को हटा दें, इस चीज़ को, रेंज ऑफ k निकालना है, यानी इसके लिए नंबर लाइन हम बना लेंगे। और नंबर लाइन बनाएंगे तो सिंपल से तरीका, बीच में 0, क्या क्या दिखाना है हमको, 0 और 36। तो 36 सपोज दैट यहाँ पे है और तो कोई है नहीं, 0 और 36 वाला ही। तो पहला इक्वेशन कह रहा है कि k का वैल्यू 36 से छोटा होना चाहिए, यानी k का वैल्यू जो है 36 से स्मॉल, तो 36 से स्मॉल किधर जाएगा, 36 ये है, तो 36 से छोटा वैल्यू इधर जाएगा, ये बताया। फिर दूसरा बोल रहा है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा वाला जो वैल्यू है, 0 ये पॉइंट है, तो इससे बड़ा तो इन्फानाइट तक हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फानाइट तक वैल्यू। कोई भी k से बड़ा वैल्यू हमको 0 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो ये लिए। अब कॉमन वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन वाला पोर्शन ये आ रहा है 0 से 36 के बीच में, जिसमें दोनों आ रहा है। तो k का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा और 36 से छोटा, यही आंसर आ गया रेंज ऑफ k। रेंज ऑफ k इक्वल टू 0 to 36, यानी k का वैल्यू 0 से 36 तक लाइज करेगा, तब ये सिस्टम पूरी तरह से स्टेबल होगा। हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो कॉमन वैल्यू होगा
यानी ये बता रहा है पहला कि के का वैल्यू 0 से 36 से छोटा हो, तो 36 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगा। और एक बता रहा है कि के का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा भी इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन कॉमन दोनों में कौन सा है, तो ये इतना वाला जो लाइन यहाँ से यहाँ तक वाला लाइन है, ये दोनों वैल्यू के लिए है। तो जो दोनों वैल्यू के लिए रहेगा वही वैल्यू के बीच में के का वैल्यू लाइज करेगा। जो रखेंगे तब सिस्टम स्टेबल होगा। अब इसमें से के का कोई भी वैल्यू रख के रूथ एरे में देख लीजिए, के का कोई भी वैल्यू जो 0 से 36 के बीच है उसके लिए पॉजिटिव कोफिशिएंट देगा, यानी रूथ एरे के फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम रेंज निकालेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे 6 मार्क्स का पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल। तो यह हो गया। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, ऐसे सिलेबस में ज़्यादातर नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं, रूथ हर्विज। तो ये तो अभी हम क्या किए, रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड पढ़ रहे थे, लेकिन एक रूथ हर्विज मेथड है। तो रूथ हर्विज क्या कहता है उसके बारे में, या फिर कोई फंक्शन को चेक करना है कि रूथ हर्विज है या नहीं। रूथ हर्विज अभी जो पढ़ रहे थे अभी तक वो रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन चल रहा था स्टेबल करने के लिए, लेकिन रूथ हर्विज पढ़ना है, रूथ हर्विज पॉलिनोमियल। तो रूथ हर्विज पॉलिनोमियल पहले किसको कहेंगे वो देखना है। तो कहता है कि ये पॉलिनोमियल क्यूएस यानी कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इज सेड टू बी हर्विज पॉलिनोमियल। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है क्यूएस के फॉर्म में an s to the power n प्लस an माइनस 1 s to the power n माइनस 1 ऐसे डॉट डॉट हो जो लिखा हुआ है, उसको हर्विज पॉलिनोमियल हम तभी कह सकते हैं जब ऑल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का है वो रियल पॉजिटिव नंबर हो। जितना भी कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो रियल पॉजिटिव नंबर हो, और साथ साथ नो टर्म बिटवीन हायर टू लोअर ऑर्डर मिसिंग, यानी हायर पावर से लेकर के लोअर पावर तक में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि वनिसेस नहीं रहना चाहिए, सारा प्रेजेंट रहना चाहिए। और कहता है कि द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन कंसीडर एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी लाइज ऑन द एस प्लेन। और साथ ही साथ यदि पॉलिनोमियल का रूट्स को कंसीडर किया जाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो अब जो उसका जो रूट्स लाइज करे वो एस प्लेन में ज़रूर लाइज होना चाहिए, यानी एस प्लेन में एनालिसिस हो सके ऐसा रूट्स आना चाहिए। यानी कोई भी पॉलिनोमियल को हर्विज पॉलिनोमियल अगर जो हम तभी कहेंगे जब सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव रियल नंबर हो, और साथ ही साथ कोई भी टर्म हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर के बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो हर्विज पॉलिनोमियल है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कभी कभी प्रॉपर्टीज ऑफ हर्विज पॉलिनोमियल पूछ देगा। तो हर्विज पॉलिनोमियल जो है कहता है कि हर्विज पॉलिनोमियल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पी एस इक्वल टू ए एन एस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एस टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एस टू द पावर एन माइनस 2 डॉट डॉट ए नोट। इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी हायर पावर से घटते घटते कांस्टेंट टर्म तक रहना चाहिए, इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ये फॉर्म में होना चाहिए। पहला कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है, प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि जो हर्विज पॉलिनोमियल होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी हायर ऑर्डर से घटते हुए क्रम में और 0 के इक्वेट होना चाहिए। फिर कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ एस टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। जितने भी एस वाले टर्म हैं वो सब का कोफिशिएंट फिक्स मस्ट है कि पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। किसी भी का अगर जो कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा तो वो हर्विज पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, वो पॉलिनोमियल या वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर्विज पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो हर्विज पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी टर्म इस फॉर्म में पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट अगला कहता है कि बोथ ऑड एंड इवन पार्ट्स ऑफ द हर्विज पॉलिनोमियल हैव रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। जैसे पॉलिनोमियल रहेगा
तो कुछ पावर इवन वाला रहेगा और कुछ ऑड वाला रहेगा। तो कहता है कि इवन पार्ट और ऑड वाला जो पोलिनोमियल है उसका रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज करना चाहिए। यानी रूट्स जो है इवन पार्ट का, इवन पार्ट कहने का मतलब जिसका एस का पावर इवन है, और जिसका ऑड पार्ट कहने का मतलब जिसका एस का पावर ऑड नंबर है, तो वो फिक्स है कि क्या होना चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस पर उसका रूट्स लाइज करना चाहिए। फिर एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग इवन यानी इवन फंक्शन टर्म बटा ऑड फंक्शन टर्म, जो पावर इवन वाला है उसका टर्म को हम भागा दे देते हैं ऑड वाला टर्म से, तो भागा जो अलजेब्रा का भागा दिया जाता है वही कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें रूल अलग है कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने का। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकाले हम यदि, तो उसका जितना भी कोसेंट हो यानी भागफल हो, सारा कोसेंट पॉजिटिव होना चाहिए। यदि एक भी कोसेंट निगेटिव हो गया, भागफल निगेटिव हो गया, तो वो पोलिनोमियल हार्विज पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कैसे इसमें फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, रूथ एरे में हम फर्स्ट कॉलम को देखते थे कि सारा सेम साइन का हो, चाहे पॉजिटिव हो तो सारा पॉजिटिव हो, निगेटिव हो तो सारा निगेटिव हो, सब सेम टर्म का रहे, यानी कोई भी साइन नहीं चेंज करे फर्स्ट कॉलम में रूथ एरे के, तो सिस्टम स्टेबल होता था। सेम उसी तरह से कोई पोलिनोमियल है या कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसका यदि कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालें और कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जो कोसेंट आए, भागफल आए, सारा भागफल पॉजिटिव आएगा, तो वो पोलिनोमियल हार्विज पोलिनोमियल होगा। और नहीं तो एक भी कोसेंट यदि निगेटिव आ जाएगा तो वो हार्विज पोलिनोमियल नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये सारा चीज़ को यदि हार्विज पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा तभी वो हार्विज पोलिनोमियल होगा। अब कैसे हम चेक करेंगे कि कोई पोलिनोमियल हार्विज पोलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके लिए हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हर कोई भी पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, पोलिनोमियल कहने का मतलब बहुपद, वो हार्विज पोलिनोमियल है या नहीं। तो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं। पी एस इक्वल टू एस टू द पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कहता है कि चेक करके बताना है, चेक कीजिए कि ये पोलिनोमियल हार्विज पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इस टर्म को हम, इस पोलिनोमियल को पीएस को हम लिख सकते हैं, पीएस इज इक्वल टू ऑड टर्म प्लस इवन टर्म, यानी एम एस प्लस एन एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दो पार्ट में इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। यही पोलिनोमियल को, जहाँ एम एस जो है इवन फंक्शन टर्म है, एम एस क्या है, इवन फंक्शन टर्म, और एन एस जो है वो है ऑड फंक्शन टर्म, ऑड फंक्शन टर्म। इवन फंक्शन टर्म और ऑड फंक्शन टर्म कहने का मतलब जिसका पावर इवन है, और ऑड फंक्शन टर्म कहने का मतलब जिसका इसका पावर ऑड है, वही हो जाएगा ऑड फंक्शन टर्म। तो अब हमको निकालना क्या होता है कि एम एस बाई एन एस निकालना होता है, यानी एम एस बाई एन एस, यानी कहने का मतलब है कि इवन फंक्शन टर्म बाय ऑड फंक्शन टर्म, ऑड फंक्शन टर्म। अब ये बात ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि इवन फंक्शन टर्म बटा ऑड फंक्शन टर्म ही हो जो पावर में ज़्यादा रहेगा। जैसे कहने का मतलब एस टू द पावर 6 होता तो 6 रहता तो वो पावर ज़्यादा हो जाता, तो ऑड फंक्शन टर्म बटा इवन फंक्शन टर्म करते हैं। यानी कहने का मतलब हमको जो ज़्यादा पावर वाला है, ऐसे तो जनरली इवन पावर वाला ही रहेगा, जो ज़्यादा पावर वाला है उसका फंक्शन वाला टर्म से हम भागा दें, उसमें भागा देंगे छोटे वाला पावर टर्म से।
या फिर हमें ये कंडीशन है हमेशा इवन फंक्शन टर्म बटा ऑड फंक्शन टर्म ही रहना चाहिए, ऑड वाला को ऊपर नहीं रखेंगे, इवन फंक्शन टर्म बटा ऑड फंक्शन टर्म रहना चाहिए। तो इसमें हम यदि इवन फंक्शन टर्म हम अगर जो छाँटे, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इवन फंक्शन टर्म हमारा कितना रह जाएगा, तो a⁴ प्लस यानी ms बराबर पोलिनोमियल का इवन फंक्शन टर्म a⁴ प्लस 2s² का पावर भी है और प्लस 2, ये हो गया इवन फंक्शन वाला जिसका पावर क्या है, इवन है, क्योंकि 2 × s⁴ तो 0 को भी इवन नंबर लेके चला गया है। और ns निकालेंगे तो ns = कितना होगा, ऑड फंक्शन टर्म वाला है sq और प्लस 3s, और तो कोई है नहीं, तो इसको तोड़ दिए, ये पोलिनोमियल जो दिया हुआ था उसको ऑड वाला पावर वाला टर्म एक साथ जिसको ms बोल दिए, और सॉरी इवन वाला इवन पावर जो था उसको एक जगह रख दिए, और ऑड पावर जो था जिसका उसको ns कहीं एक जगह रखें। तो हमको निकालना क्या है, इवन फंक्शन टर्म बटा ऑड फंक्शन टर्म, यानी ऑड फंक्शन टर्म ये है, इससे भागा देना है इवन फंक्शन टर्म में। तो अब भागा देंगे तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसी को कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो अगर जो हम भागा दें तो हमको भागा देना पड़ेगा sq प्लस 3s से भागा देना हमको a⁴ प्लस 2s² प्लस 2 में, यही हो गया ms/ns। अब भागा देंगे हम, वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने का सिंपल जो भागा जो वाला नियम होता है वो नियम नहीं करना, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, देखिए हमको तब तक भागा देते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, रिमाइंडर कट के 0 हो जाएगा, वहाँ तक हमको कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें यदि भागा देंगे हम sq में sq से s4 वाला में देना है तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हमको यदि s से गुना करें, पहले वाला जो भाग वाला नियम है s से अगर जो गुना करें तो गुना हो करके कितना आ जाएगा s⁴, यानी sq में s से गुना करेंगे तो s⁴ आ जाएगा। तो s⁴ इसको दीजिए तो s⁴, अभी s से इसमें भी गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 3s², फिर इसको घटाते हैं तो ये माइनस ये वाला टर्म कट जाएगा, 2s² में से 3s² जाएगा तो -s², और इसको जो भी रहेगा सारा उतर जाता है ऐसे। अब इससे फिर हमको भागा देना है किस में, ये वाला टर्म से भागा देना है इसमें, इससे भागा देंगे sq प्लस 3s में भागा देंगे, sq प्लस 3s में। तो sq प्लस 3s में भागा देंगे तो हमको -s² है, लाना है हमको कितना प्लस sq, तो प्लस sq लाना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ -s से हमको गुना भाग लगाना पड़ेगा, -s से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस sq s² में, अब -s से इसमें गुना होगा तो -2s, फिर घटाएंगे इसको माइनस को प्लस, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 3s प्लस 2s हो जाएगा 5s। अब 5s से फिर भागा देंगे ये वाला टर्म में, -s² प्लस 2 में भागा देंगे, ऐसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन हमको निकालते जाना है। तो अब 5s से कितना में 5s में कितना से गुना कर दें कि ये -s² आ जाए, तो माइनस कितना हमको करना पड़ेगा, s/5 से गुना करना पड़ेगा, s/5 से गुना करेंगे इसमें, तब क्या होगा s गुना हो करके -s² और 5 से कट जाएगा तो -1/5s, या फिर बोलें s/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तब इसमें गुना करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा -s², और इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस 2s/5, इतना बचेगा -2s/5। देखिए एक ही टर्म है तो ये तो गुना होगा नहीं, ये एक ही टर्म है
तो इससे सिर्फ इसमें गुना होगा, बाकी तो इसमें थोड़ी ना गुना होगा। यहाँ पे जितना टर्म रहता है उससे गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और उतरेगा यहाँ 2, सीधा सी बात। तो 2 जब उतरा, 2 से फिर 5s में गुना करना है। ये प्रोसेस तब तक हमको करते जाना है कंटिन्यू, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 2 से भागा देंगे 5s में। अब 2 से 5s में भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो हमको 5s आ जाए। तो हमको गुना करना पड़ेगा इसमें 5/2s से गुना करेंगे, तब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5s आ जाएगा, यानी 5/2s से गुना करना है। तो ये गुना करके आ जाएगा 5s। अब घटाएंगे तो ये माइनस, कट करके रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमको इसके लिए करना क्या है, अब ये जो पोलिनोमियल, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालें इस प्रोसेस से। पहले इवन टर्म में भागा दिए ऑड से, फिर जो आया यहाँ रिमाइंडर उसमें उससे फिर इसमें भागा दिए, फिर भागा देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको पिछले वाले से देना है, फिर इसके बाद जो आया उसको, ऐसे कंटिन्यू फ्रैक्शन हमको निकालना है, जब तक कि ये तब तक निकालते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब ये सारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने के बाद क्या करना है कि हमको कोसेंट देखना है, यानी भागफल देखना है। तो यहाँ वाला भागफल जो है वो पॉजिटिव कोसेंट है, पॉजिटिव कोसेंट है, ये पॉजिटिव है। ये क्या है, ये तो है निगेटिव कोसेंट, निगेटिव कोसेंट आ गया। फिर यहाँ पर भी एक निगेटिव कोसेंट आ गया, कोसेंट आ गया निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव कोसेंट आ गया। तो यदि कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने में हमको ध्यान देना है कि यदि कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालने में कोसेंट निगेटिव आ जाए, कोसेंट नेगेटिव आ जाए तो वो पोलिनोमियल हर्विज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यदि सारा कोसेंट पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, सभी कोसेंट सभी भागफल यदि पॉजिटिव आएंगे तब ये पोलिनोमियल जो है दिया हुआ, जिसका पोलिनोमियल का हम ये निकाल रहे हैं इवन टर्म बटा ऑड टर्म, वो पोलिनोमियल हर्विज पोलिनोमियल कहलाएगा। यदि उसका एक भी कोसेंट निगेटिव आ जाएगा, एक भी भागफल निगेटिव आ जाएगा, तो वो सिस्टम जो है या वो पोलिनोमियल हर्विज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बस यही चेक करना है। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम और सारे हैं दिया हुआ, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बस ये चीज़ ख़त्म हो गया। आपका ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 ये चल रहा है, रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी क्राइटेरियन जो था चेक करने का, जिसमें रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन हम पढ़ाएं, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर हम चालू करेंगे, उसमें है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस जो यूनिट नंबर 6 है आपके सिलेबस के अनुसार, उसको पढ़ाएंगे, यूनिट 6। तो इसको देख लीजिएगा बार बार, और ऐसा प्रॉब्लम और 2-3 को हम प्रॉब्लम जो है PDF में प्रोवाइड कर देंगे। उसको आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकाल करके कोसेंट चेक कर सकते हैं। कोसेंट यदि कोई भी एक भी कोसेंट नेगेटिव हो गया तो वो हर्विज पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हर्विज पोलिनोमियल भी आपको चेक करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, और रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से आपको स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। दोनों ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।